एस्टेन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर दिन एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ साहित्यकार मेघना मेहरा जी हैं। मेघना मेहरा जी से इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और साहित्य के क्षेत्र में इनकी रुचि कैसे रही। आइए हम जानते हैं मेघना मेहरा जी से। मेघना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेघना जी, आप अपनी जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं और शिक्षा कहाँ से आपने प्रारंभ की और इस क्षेत्र में कैसे जुड़ी। मैं मूलतः जोधपुर की निवासी हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ। माता पिता भी वहीं के ही हैं। हम लोग बेसिकली जोधपुर के ही हैं। पिता मेरे रिटायर प्रिंसिपल हैं अभी। और माता के बारे में एक रोचक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने जॉब के लिए बहुत संघर्ष किया। विवाह के बाद में भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की और पीटीआई बने, लेकिन उनकी पोस्टिंग बाहर हो गई थी। और हम दोनों, मेरा ब्रदर है एक बड़ा और मैं परिवार में सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी संतान हूँ मैं। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरे परिवार में सभी महिलाएं जॉब करती हैं, सभी सरकारी नौकरियों में हैं। तो मम्मी की ऐसी अवस्था थी कि वो बच्चों को संभाल नहीं पा रहे थे या परिवार के किसी सदस्य द्वारा उन्हें संभाला नहीं जा रहा था, चूँकि मेरी नानी भी जॉब में थे। और तो वो ममता में इतने विवश हो गए कि अपनी जॉब को यथास्थिति में छोड़कर हमें संभालने आ गए। और उन्होंने उस समय इस चीज़ का कोई मोह नहीं रखा कि मेरे लिए परिवार पहले। तो वही भावनाएं भी फिर मुझ में भी आ गई। मेरा एक बड़ा भाई है, वह भी सरकारी जॉब में है। और मदर तो फिर हाउसवाइफ की तरह हमें शिक्षा दीक्षा में हमारे घर से ही हमें पालने में लग गए थे। और मेरी सारी आधारभूत शिक्षाएं उन्हीं की देन है। पिता भी बहुत समर्पित थे घर के लिए। वे जब अपने विद्यालय जाते, उसके बाद में पूरी थकान होने के बावजूद हम दोनों भाई बहनों को आकर के साइंस पढ़ाते थे। साइंस उनसे ही मेरा इंटरेस्ट आया और फिर मैंने साइंस बायोलॉजी लिया था। तो मैंने बीएससी किया है साइंस बायो में। और उसके बाद में मैंने एमए हिंदी लिटरेचर में कर लिया, क्योंकि बचपन से ही मेरा कविताओं के प्रति रुझान था। और माँ से यही शिक्षा मिली कि जितने भी पाठ्यक्रम में आपकी कविताएं हैं, आप उन्हें कंठस्थ कर लो। तो एक वो रुझान वहीं से ही आया मेरा। वे मुझसे कविताएं पूछते थे और मैं गाकर भी सुनाती थी और आनंद लेती थी। तो वहीं से ये पड़ाव शुरू हो गया मेरे जीवन में कि कविताओं के प्रति मेरा आकर्षण हो गया, गीतों के प्रति मेरा आकर्षण हो गया। तो वहीं से नींव तो पड़ चुकी थी। उसके पश्चात मैंने बीएड किया। बीएड के बाद में विवाह हो चुका था मेरा। विवाह के पश्चात मैंने बीएड किया। और चूँकि मेरी सासू माँ भी गवर्नमेंट टीचर रही हैं, तो एक तरह से सभी परिवार की महिलाओं का यही मत था कि जो हमने मतलब अपने जीवन को आधा झोंक दिया है कार्यरत रहकर, तो तुम अब घर में रहो, आराम करो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी उनकी इस बात को रखा और मैंने अपना समर्पण पूरा परिवार में दिया। लेकिन हाँ, शिक्षा के लिए हमारे दोनों ही परिवारों में, मेरे पिता के घर में और पति के घर में, शिक्षा के लिए कहीं रोक टोक नहीं थी। तो मैं अपनी शिक्षा निरंतर किए जा रही थी।
मैंने बीएड विवाह के पश्चात किया। उसके बाद मैंने योग में भी डिप्लोमा लिया वर्धमान से, और मेरा अभी कथक भी चल रहा है, और मैंने कथक में भूषण डिग्री प्राप्त कर ली है, और वो भी मेरा निरंतर चल ही रहा है। तो शिक्षा के लिए कभी मेरे परिवार ने मुझे नहीं रोका, लेकिन हाँ, घर में अपना मैं पूरा ध्यान लगाए हुए थी और उसमें मेरा पूरा समर्पण था, और इससे मुझे इतनी आत्मसंतुष्टि मिली है कि मैंने अपना बहुत समय परिवार में दिया। और यही एक मेरे साहित्य के लिए या मेरे लेखन का बीज था, जहाँ से मुझे अपने परिवार, अपने बुजुर्गों के बीच रहकर वो एक खाद मिली है मेरे लेखन को। मेरे लेखन को एक उर्वरता मिली है, और ये उर्वरता मुझे उनके अनुभवों से और मेरे स्वयं के अनुभवों से, और वही सब मेरी पहली रचना में भी उभर कर आया है। तो अभी हाल ही में मैंने अपनी पुस्तक का लोकार्पण किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं 1999 सन 1999 से लिख रही हूँ। तो जब मैं हिंदी साहित्य में एमए कर रही थी, तो उस समय मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, और वो ओएनजीसी का प्रोग्राम था। उसमें हमारा एक कंपटीशन था, प्रतियोगिता थी, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिताएं थी। तो उसमें मैंने एक कविता प्रस्तुत की थी, और मुझे उसमें द्वितीय पुरस्कार भी मिला था। तो वो मेरे लिए एक प्रोत्साहन ही था, और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया उसी एक सफलता ने। तो मैं निरंतर वहीं से लिखती चली गई। लेकिन इतना कुछ मैंने लिख लिया, पन्नों पन्नों में बच्चों के कॉपियों के पीछे लिख लिया करती थी। कहीं मुझे कोई पेपर मिल जाता था, कोई भाव आता, मैं उस पर लिख लिया करती थी। तो वो पन्ने पन्ने इस तरह इकट्ठे हो गए। एक दिन मेरी पुत्री ने मुझसे कहा कि मम्मी, जब मैं कमाना शुरू करूंगी ना, तो सबसे पहले आपकी पुस्तक प्रकाशित कराऊंगी, क्योंकि आपने इतना कुछ लिख लिया है। तब मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ, मुझे प्रकाशित करवाना चाहिए। उस बात के पश्चात भी 2 साल बाद में, अब जब मुझे लग रहा है कि बच्चे अपनी राह में चले गए हैं, तो अब मैंने अपनी उन दबी हुई भावनाओं को व्यक्त किया। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे जीवन साथी तरुण कुमार मेहरा जी ने बहुत इसमें सपोर्ट किया, और मेरी पुस्तक के लोकार्पण के लिए मुझे प्रोत्साहित किया कि हाँ, अब तुम्हें पुस्तक लोकार्पण कराना चाहिए, पुस्तक प्रकाशित करवानी चाहिए। मेघना जी, आपके पति डीएफओ हैं कोटा, और एक प्रशासनिक सेवा में होने के बावजूद आपको आगे बढ़ाने का श्रेय देते रहते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे पहले पाठक भी वही हैं, और मैं जो भी लिखती हूँ पहले उन्हें पाठक की तरह सुनाती हूँ, उसके बाद वो उस कविता को पढ़ते हैं और मैं उसे श्रोता की तरह सुनती हूँ। तो मेरा वहीं पर ये कह लीजिए कि शुद्धताएं वहीं आ जाती हैं, परीक्षण वहीं हो जाते हैं, विश्लेषण वहीं हो जाते हैं, और उसके पश्चात मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि जब हम आपस में वो सुन के पढ़ के निकालते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ सुधार हो जाते हैं। तो मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं अपनी कविताओं को किसी अन्य से परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे। और मैंने घर में ही फिर मुझे इन्होंने इतना सपोर्ट किया कि घर में ही मुझे प्रिंटर ला कर दिया, और ये कहा कि तुम कहीं पर भी एक महिला बैठती है जाकर के, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब वो एडिटिंग करनी होती है या प्रूफ राइटिंग करनी होती है तो कई जगह कई घंटों बैठना पड़ता है, और समय भी हमारा बहुत अधिक उसमें निकल जाता है, और हम परिवार से भी हमें कटना पड़ता है और कई स्थानों पर बैठना पड़ता है। तो इसीलिए हम उस पीढ़ी के हैं जब हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। तो मैंने अपनी इस
रुचि के लिए कंप्यूटर सीखा, टाइपिंग सीखी, और इसमें मेरे जीवन साथी ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे प्रिंटर ला के दिया और मैंने घर में ही अपनी सारी कविताओं के प्रिंट्स निकाले हैं और प्रूफ राइटिंग भी मैंने ही की है। और सबसे बड़ी उपलब्धि कि मैंने कंप्यूटर सीख लिया, इसकी मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। मेघना जी, आप साइंस की स्टूडेंट रही। हाँ। साइंस और साहित्य हाँ। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। जो साइंस पढ़ता है वो साहित्य की तरफ बहुत कम लोग जा पाते हैं, लेकिन आपके मन में ये सब ऐसा विचार कैसे आया? नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। ये मेरा तो ये मानना है कि सारे ही विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। चाहे वो हिंदी है तो जो भी कविता होगी वो निराधार नहीं हो सकती, उसमें भी कहीं ना कहीं विज्ञान है, और विज्ञान में भी कहीं ना कहीं कल्पनाएं हैं, क्योंकि जब तक कल्पनाएं नहीं होंगी तो विज्ञान आविष्कार अन्वेषण नहीं कर सकेगा, और जब तक हिंदी में कोई आधार नहीं होगा तब तक वो कविता भी निराधार। आजकल समकालीन जो कविताएं आ रही हैं वो निराधार है ही नहीं, उनमें कल्पनाएं बहुत कम है, उनमें विज्ञान आधार है। तो विज्ञान आधारित है। हम सूरज चांद तारों की बातें करते हैं कविताओं में, तो उनमें उनके पीछे भी विज्ञान है, और विज्ञान में भी कल्पना होती है, तब उसका साकार रूप सामने आता है। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे ही विषय एक दूसरे से जुड़े हैं। तो मैं एक विज्ञान की जो मेरी आधार है विज्ञान, उसको भी मैं अपनी कविताओं में लेती हूँ, वो एक मेरे लिए सहायक सामग्री है। तो इस तरह से मेरे दोनों ही विषय एक दूसरे के सहायक ही हैं। मेघना जी, आपके काव्य लेखन में कौन गुरु रहे जिनकी प्रेरणा से आप निरंतर लिखती रही? गुरु तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं स्कूल की अवस्था में थी, ये कह लीजिए कि 9th या 10th में, तो मैं हमारी स्कूल की अध्यापिका थी, वो इतना अच्छा काव्य पाठ करती थी कि जब भी कालांश होता उनका तो मैं बहुत उत्सुक रहती थी। वो इतना सुंदर तरीके से काव्य पाठ करती थी, तो मैं समझती हूँ कि एक तो वहीं से नींव पड़ी होगी, तो मैं उन्हें सदैव याद करती हूँ। इसके बाद मैं अपनी मदर को, अपनी मम्मी को ही ये समझती हूँ कि उन्होंने ही कविताओं के प्रति मेरा रुझान रखा, क्योंकि वे स्वयं अभी तक पुस्तकें पढ़ती हैं, और आपको बता दूं कि अभी उनको लंग्स का कैंसर से वो गुजर रही हैं। तो ऐसी अवस्था में भी उन्होंने अपने आप को उस एक कैंसर के प्रति जो युद्ध है उनका, उसको लड़ने के लिए वे पुस्तकों का ही सहारा ले रही हैं। उनको उनके खुद के पास बहुत सी अच्छी पुस्तकें हैं, शरत चंद्र, प्रेमचंद्र की और रविंद्रनाथ टैगोर की। तो जब मैंने बचपन से ही ये पुस्तकें अपने घर में देखी तो मैं कैसे उनसे अछूती रह सकती थी। और साथ ही मेरे पिता हमेशा, जो गर्मी की छुट्टियां होती थी उस समय घर में पुस्तकों का इतना भंडार कर देते थे, और एक मेरे और मेरे भाई के बीच होड़ लगी रहती थी कि पहले कौन पढ़ेगा, पहले ये पुस्तक कौन ख़त्म करेगा। तो ऐसा होता था। और उस समय हम लोग पुस्तकें किराए से जाके लेके आते थे, कोई सप्ताह भर के लिए हम चंपक लेके आते थे, और एक होड़ हो जाती थी कि इससे पहले कौन ख़त्म करेगा। तो ये रुझान तो मेरा बचपन से ही था। और फिर जब मैंने मम्मी से ये कहा कि अब मैं हिंदी लिटरेचर में एमए करना चाहती हूँ, तब उनका भी यही सवाल था जैसा आज आप कह रहे हैं कि विज्ञान के बाद में तुम हिंदी कैसे पढ़ लोगी। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी रुचि है, और रुचि किसी भी कंडीशन में कायम रहती है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, रुचि स्वतः उत्पन्न होती है, इसलिए यह मेरा स्वतः रुझान था। फिर मुझे वहाँ सोहन दानजी चारण, हमारे जो प्राचार्य थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मुझे सबसे पहली बार कहा कि तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लोगी। तो मैंने कहा हाँ सर मैं लूँगी। तो हर शनिवार को हमारे यूनिवर्सिटी में प्रतियोगिताएं होती थी, कविताओं की और अपने भावाभिव्यक्तियों की, किसी भी तरह की। तो हम उसमें, मैंने जब उन्हें अपनी कविता सुनाई तो वो बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि नहीं तुम लिखो। उनका इतना सा कहना मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, और मैंने लिखना कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब बच्चों के स्कूल में हिंदी दिवस आता था
स्वतंत्रता दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, मातृ दिवस आता, तो मैं कविताएं लिखा करती थी, बच्चों को लिखकर दिया करती थी। और ये मेरा जो कार्य है, कभी मैं नहीं कह सकती कि ये रुका है, ये हमेशा चलता रहा है। बस मैंने इसे आपके सामने या समाज के सामने लाने में ज़रा देर कर दी बस। लेकिन अब मैं संतुष्ट हूँ कि हमारी राहें, हमारे सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए, हमें उन्हें पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी अवसर मिलते ही वह अवश्य पूरे होते हैं। अगर हमारी दिल से इच्छा है, हमारे हृदय से इच्छा है, तो वो ज़रूर पूरे होते हैं। मेघना जी, आपने किस किस विधा में लिखा और कितना अब तक लिख चुके आप? मैं अभी मेरी ये पुस्तक पहली पुस्तक है जो मैं लेकर आई हूँ, पंच सोपान। ये अभी इसका लोकार्पण हुआ है। ये काव्य रचना है, कविताएं हैं इसमें, और मेरी छंद विधा नहीं है, इसे अकवित भी कह सकते हैं। पंच सोपान इसका नाम मैंने इसलिए रखा है कि अब आप कहें, अभी आपने सवाल पूछा था कि विज्ञान और हिंदी का क्या मेल, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब जीव इस धरती पर आया, तो उसका आना न तो उसके वश में था और न किसी अन्य शक्ति के, वह एक परम शक्ति थी जिसके कारण एक जीव की उत्पत्ति हुई। तो मेरी पंच सोपान पुस्तक का पहला सोपान है परम शक्ति। उसी परम शक्ति ने उस जीव को प्रकृति में भेजा, तो वही द्वितीय सोपान है प्रकृति। प्रकृति में उसने अपना संरक्षण नारी के अंदर प्राप्त किया, तो तीसरा सोपान है नारी। नारी ने उसे इस योग्य बनाया कि वह कर्म कर सके, और मेरा चौथा सोपान है कर्म। और कर्म इस तरह का होना चाहिए कि हमेशा आनंद प्राप्त हो, और अंतिम सोपान बना आनंद। इस प्रकार मेरी ये पुस्तक है पंच सोपान। इसमें ये 5 सोपानों के अंदर मैंने कविताओं को विभाजित किया है, और सभी सोपानों में मैं उस सोपान का क्या रूप देखती हूँ, परम शक्ति का क्या रूप देखती हूँ, मैं नारी का क्या रूप देखती हूँ, कर्म किस प्रकार का होना चाहिए, आनंद हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, और प्रकृति हमें किस प्रकार से हमें उसका संरक्षण करना चाहिए, प्रकृति हमारे लिए किस तरह फलदायी है, और इन सभी का मैंने अपनी दृष्टि से वर्णन किया है। और जबकि मैं यह फिर भी 5 सोपानों में बांटने के पश्चात भी मैं ये कहूँगी कि ये सभी सोपान एक ही हैं, ये सभी परम शक्ति के अंदर ही निहित हैं। ये आनंद में भी परम शक्ति है, नारी में भी आनंद है, परम शक्ति है, कर्म करने पर भी परम शक्ति की ही प्राप्ति होती है। तो ये सभी 5 अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। मेघना जी, आप एक कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं। हाँ हाँ जरूर। मेरी कविताएं समकालीन घटनाओं से प्रेरित कही जा सकती हैं। और जहाँ आज मैं बैठी हूँ, कोटा जो कोचिंग हब कहा जाता है, और यहाँ जो विद्यार्थियों द्वारा आए दिन आत्महत्याओं की घटनाएं होती हैं, तो उससे मेरी कविताएं अछूती नहीं रही हैं। और एक कवि मन को ये घटनाएं बहुत झंझोड़ देती हैं, और साथ ही एक माँ होने के नाते, एक नारी होने के नाते ये बहुत ही दुखद लगती हैं। और इसने मुझे इतना आत्मघात दिया है कि इससे मेरी कलम भी अछूती न रही है, और उसी से एक रचना बनी है जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगी। और ये मेरा संदेश उन सभी बच्चों के लिए भी है कि जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं, दुर्घटनाएं कर देते हैं, और उन्हें, अब जो बच्चे हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी अपनी इस कविता के माध्यम से। जीवन का हवन कुंड, कोचिंग सिटी कोटा, ये मेरी कविता का शीर्षक है। मोती मिले न मिले, मोती मिले न मिले, समुद्र की गहराई तो नापना सीख जाओगे। इस जगह न सही और कहीं परचम लहराने के काबिल हो जाओगे।
जब संघर्षों की भट्टी में तपकर तुम संघर्ष करना सीख जाओगे। बहुत बढ़िया। खुद को मजबूर नहीं, मजबूत साबित है करना। खुद को मजबूर नहीं, मजबूत साबित है करना। असफलता पग पग खड़ी, तुम प्रयासों से कभी न थकना। ऊंचाइयां तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं, पैरों तले रखने के लिए बनी है। रस्सियां तुम्हारी गर्दन के लिए नहीं, सफलता खींच लाने के लिए बनी है। बहुत बढ़िया। असफलता पर उंगली उठाने वाले बहुत होंगे, तुम्हारी परिस्थितियों का क्या उन्हें भान, जो कभी तुम्हारी परिस्थितियों से गुजरे ही नहीं। तुम्हारे रण की क्या मायने उनके लिए, जो कभी रणभूमि में उतरे ही नहीं। बहुत बढ़िया। थक कर टूटेगी कमर एक दिन जब पिता की, थक कर टूटेगी कमर एक दिन जब पिता की, तुम्हारे छूने से राहत मिल जाएगी। तुम्हारी अर्थी को कंधा देकर तो उनके जीवन की आस ही टूट जाएगी। ए चांद के टुकड़ों आँखों के तारों, ए चांद के टुकड़ों आँखों के तारों, मिश्री की डलियों मोतियों की लड़ियों। रास्ते जिनके जो तय हैं वो ना तुम्हें पता न हमें पता। बस चलते रहना उस बुढ़ावे के लिए, जिसने जवानी गला दी तुम्हारी जवानी के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम आ जाना, तुम आ जाना, माँ भर लेगी आंचल में। तुम आ जाना, राहें और भी हैं। तुम आ जाना, घर तुम्ही से रोशन है। तुम आ जाना, क्योंकि बस तुम हो तो सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि तुम हो तो सब कुछ मुमकिन है। मेघना जी, बहुत सुंदर कविता जी जो आपने आज के जो बच्चे जिस परिवेश में पढ़ रहे हैं और उनके साथ जो गुजरता है, वो बहुत सुंदर आपने रचना ये हमारे दर्शकों को सुनाई। धन्यवाद। आप मेघना जी समाज काव्य के क्षेत्र से समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, कलम की बहुत भारी जिम्मेवारी होती है। कलम को सदैव सत्य का रास्ता दिखाना चाहिए। कभी झूठे आडंबरों को फैलाने वाले, अराजकता फैलाने वाले तत्वों का कभी लेखन नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि कलम अपने आप में एक शस्त्र है। ये ऐसा शस्त्र है जो बड़ी बड़ी सत्ताओं को भी हिला सकता है। ये एक ऐसा शस्त्र है जो सोए हुए को जगा सकता है। ये ऐसा शस्त्र है जिससे भटके हुए को राह भी दिख सकती है। ये ऐसा शस्त्र है जिसे कभी बिकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है। इसकी ताकत को समझना चाहिए, इसकी ताकत का सम्मान करना चाहिए, इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि सभी कलमकार यदि सत्य की राह दिखाने में अपने लेखन को लगाए रखेंगे तो कभी समाज दुर्गति की ओर नहीं जाएगा और कभी समाज में पिछड़ापन या अराजकता, हिंसा ये नहीं फैलेगी, क्योंकि ये कलम एक शिक्षा का भी माध्यम है, एक राह दिखाने की ज्योत है, जिसे हमेशा किसी लेखक को बड़ी भारी जिम्मेवारी के साथ में उठाए रखना चाहिए। मेघना जी, आपकी मौलिक कृति कौन सी है जो आपने अभी प्रकाशन हुआ आपका? जी हाँ, ये है पंचसोपान जी। यही मेरी मौलिक कृति है और इसके बाद अभी मैं कथाएं लिख रही हूँ और आगे मेरा ये कथा संग्रह भी आने ही वाला है। जल्द ही मैं लेकर आऊँगी कथा संग्रह। उसमें से काफ़ी कहानियाँ भी मैंने लिख ली हैं और एक आकाशवाणी में मैंने कहानी मेहनत का मोल जी, उसका स्वरचित कथा का प्रसारण भी किया था अपनी ही आवाज़ में। और इसके अलावा एक कहानी मैंने अभी मेरी सेकंड पोजीशन पे आई थी, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसे गुलमोहर का इंतजार जी। तो इस तरह कहानियों का सिलसिला भी चल रहा है। और इसके अतिरिक्त मैंने दैनिक भास्कर में बूढ़ गैपरनाथ पर रिपोर्टिंग की है, उस पर भी लिखा है। और साथ ही मैंने सिटी पार्क पर भी अपनी रिपोर्ट दी थी जो प्रकाशित हो चुकी है भास्कर में।
और इसके अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में मेरी जीवन से संबंधित कई आलेख भी प्रकाशित हो चुके हैं, और कविताएं भी जीवन से संबंधित कविताएं प्रकाशित हुई हैं, और ऑनलाइन काव्य पाठ चलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ मेरे जीवन साथी की ट्रांसफ़र हुई है तो वहाँ मैंने मंच पर भी काव्य पाठ किए हैं। अच्छा। बाड़मेर में जैसे हमने बंसीधर तातेड़ जी के सानिध्य में मैंने किया था, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था वो भी। वहाँ उनके सानिध्य में मैंने 2-3 काव्य मंच पर भी काव्य पाठ किए हैं। जी, जी। और साथ ही वहीं मैंने उनसे एंकरिंग की शिक्षा भी प्राप्त की है। तो बीडी तातेड़ जी का सानिध्य रहा, और इसके अलावा सोहनदान जी चारण जो हमारे हैं उनका सानिध्य रहा, और यहाँ कोटा में आकर अंबिका दत्त जी हैं, इनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ मुझे, और इनसे काफ़ी मुझे मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। उनसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। इसके अलावा जितेंद्र निर्मोही जी हैं, तो उनसे भी सानिध्य रहा मेरा, चूँकि वो अभी वन विभाग में कार्यरत थे तो उनसे संपर्क रहा। और काफ़ी अच्छा, एक जितेंद्र निमोही जी का मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि साहित्य अकादमी में आप अपना पहला प्रकाशन है चूँकि ये, तो आप वहाँ भेजिए अनुदान के लिए। तो मैंने अनुदान के लिए भेजा अपने इस काव्य प्रकाशन को, और ईश्वर की कृपा रही कि मुझे मेरी पहली ही पुस्तक पर 11,000 का अनुदान प्राप्त हुआ है। तो साहित्य अकादमी उदयपुर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और इसी से आत्मविश्वास बढ़ा है मेरा, और लिखने की प्रेरणा भी मिली है। मेघना जी, आपने अभी बताया काव्य मंचों से भी काव्य पाठ किए। हाँ। आज जो कई मंच ऐसे हैं जिसमें कई जगह पोहड़ता परोसी जाती है, साहित्य का एक मंच होता है, उस साहित्य से जो प्राचीन समय में जो साहित्यकार हुए वो दिशा, समाज को अलग दिशा देते थे। आज जो वर्तमान में ऐसा क्यों, आपका इस पर क्या कहना है? हाँ, ये मेरा ऐसा मानना है कि प्रचार और प्रसार के फेर में जब लेखक पड़ जाता है तब वह जिस भूमि पर होता है, जहाँ उसके कर्तव्य होते हैं, वो उससे विमुख हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो उस चीज़ का उल्लेख करने लग जाता है जो जनता को प्रिय लगती है, जो उसे दिखाना है। उस राह से वो पच्युत हो जाता है। उसे वो ये भूल जाता है कि फूहड़ता और नाटकीयता यह केवल क्षणिक होती है। इसमें कोई संदेश नहीं होता है, इसमें कोई विचार नहीं होता है, और जब कलम विचारहीन हो जाती है, वो केवल दिखावे के फेर में आ जाती है, तो वह साहित्य नहीं रह जाता, वो साहित्य कहलाता ही नहीं है। तो जो आज केवल प्रसिद्धि के कारण या नेम फेम के कारण इन प्रपंचों में पड़ जाते हैं, वह साहित्यकार ही नहीं है। मेघना जी, आज युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। खैर, भगवत गीता का ये ज्ञान तो खैर श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन हम वाकई कर्म करके उस पर विचार करते रहते हैं। और सबसे बड़ी आज ये समस्या मैं यहीं देखती हूँ कोटा सिटी में कि बच्चे कर्म कर रहे हैं, उसके बाद जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो केवल फल की चिंता के कारण ही हो रही हैं। उनके लिए कई रास्ते हैं। आज हमारे लिए यहाँ नियत नहीं है फल, तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर नियत है जी। तो हमें अपने कर्म के बाद इंतज़ार करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारी मंजिल हमारा इंतज़ार करती है, तो हमें भी उसका इंतज़ार करना है, हमें भी उसके लिए चलते रहना है, हमारे जीवन को ख़त्म नहीं करना है। बस मेरा यही संदेश है। और ये बहुत दुखांत जो यहाँ होते हैं कोटा में, ये बहुत दुखांतक है। तो ये सब रोकने के लिए आवश्यक है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इंतज़ार करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए, कभी नहीं थकना चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए,
क्योंकि हमसे हम नहीं, हमारा पूरा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे समाज जुड़ा है, हमारा देश जुड़ा है। क्योंकि एक अच्छा नागरिक बनेगा तो एक समाज अच्छा बनेगा, एक अच्छा देश बनेगा, और हर एक व्यक्ति एक देश के लिए महत्वपूर्ण है। मेघना जी, चलते चलते एक कविता आप हमारे दर्शकों को और सुनाएं। ये आनंद मेरा पंच सोपान के आनंद सोपान से ली गई है कि मकसद क्या है जीने का। ये मैंने अभी तक कहीं पढ़ी नहीं है कविता, आपके ही मंच पर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ कि मकसद क्या है जीने का। मकसद क्या है जीने का, क्या खाने का, पीने का और बड़े से बंगले में रहने का। मकसद क्या है जीने का। मैं सोच सोच कर हैरान हूँ, कई दिनों से परेशान हूँ। मकसद क्या है जीने का। नई गाड़ी ले ली शर्मा जी ने, बंगला बना लिया चाचा जी ने, हर विलास का साधन जुटा लिया मामा जी ने। सुन सुनकर हैरान हूँ, कई दिनों से परेशान हूँ। मकसद क्या है जीने का। कल धर्म पत्नी जी तनतनाई, बरौनियों में थोड़ी कसावट लाई। बोली तंग आ गई हूँ बच्चों की मांगों से, वही पुरानी साड़ियों से कुछ नई धोतियाँ दिलवा दो। किसी बड़े शोरूम में आपके लिए भी नया सूट बनवा लो। राजू अब इंटर में आ गया है, उसे भी एक मोटरसाइकिल दिलवा दो। मुन्नी को नए सैंडल और कुछ जीन्स पैंट दिलवा दो। कॉलेज में उसे भी तो अपना प्रभाव जमाना है, आखिर बच्चों के स्टेटस से ही तो हमारा नाम रोशन होना है। मैं चुप्पे सादे सुनता रहा, फरमाइशों के ढेर पर चढ़ता रहा। तंग आकर श्रीमती जी ही चली गईं, बोलकर आखिर मकसद क्या है जीने का। जीवन के मकसद क्या बस छिछले धरातलों पर ही तक ही है। कुछ पाने की दौड़ ने क्या दिखावे का पाठ सिखाया था। एक धोती और लाठी ने जब प्रभाव जमाया था, एक बड़े साम्राज्य को अपना स्टेटस दिखलाया था। शायद मैं मकसद कुछ और ही समझ रहा था, आनंद लेने और देने को जीवन समझ रहा था। मैं जितना है उतने की चादर में सिमट रहा था, संतुष्टि पा जाने को ही मकसद समझ रहा था। 2 वक्त पेट भर खाऊं मैं और साधु को भी खिलाऊं मैं। न पसारूं हाथ कभी किसी के आगे, एक गर्वित जीवन परिवार को दे जाऊं मैं। मकसद ये है जीने का, मकसद ये है जीने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थी हमारे साथ मेघना मेहरा जी, साहित्यकार। साहित्य में इन्होंने रचना आप लोगों तक पहुंचाई, और साथ ही इन्होंने जो साहित्य आज जो दशा और दिशा दे रहा है समाज को, उसके बारे में बहुत बखूबी से बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद।